गृहमंत्री जी, मॉनसून सेशन में हमने देखा कि विपक्ष ने आप पर भी आरोप किया कि आप भी जेल गए थे, आप पे भी आरोप हुआ था। तो जब उन्होंने ऐसा कहा, आपने कहा कि मुझे नैतिकता के बारे में कांग्रेस से नहीं सीखना, उस बारे में आप बताएंगे हमें कुछ? जरूर बताऊंगा। मैंने इसलिए कहा था कि मेरे पे आरोप लगा और जैसे ही मुझे समन आया, अरेस्ट छोड़ दीजिए, सीबीआई ने मुझे समन किया, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दे दिया था। अरेस्ट तो मेरी बाद में हुई। जैसे ही सीबीआई ने मुझे समन किया था, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दिया था और केस चला और केस में जजमेंट भी आया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटे का केस था और मैं पूर्णतया निर्दोष हूं। पर वो तो बाद में आया था ना? एक सेकंड सुनिए ना। हाँ। एक सेकंड, वो जजमेंट बाद में आया। बेल मेरी पहले हो गई थी। बेल मेरी पहले हो गई थी और वो जजमेंट ऐसा आया कि कंप्लीटली पॉलिटिकल वेंडेटा के केस है। कहीं पर दूर दूर तक मेरा इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मुझे शंका के आधार पर बरी नहीं किया गया था। मेरे सामने के केस को खारिज किया गया था और मुझे बेल मिल गया था 96वें दिन पर। फिर भी मैंने फिर से शपथ लेकर गृह मंत्री नहीं बना था। इतना ही नहीं, जब तक मैं कंप्लीटली मेरे सामने के सारे आरोप क्वाश नहीं हुए, तब तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद पर शपथ नहीं ली थी। तो मुझे क्या विपक्ष नैतिकता के पाठ पढ़ाता है? इन लोगों ने इंदिरा जी के समय में प्रयास किया कि प्रधानमंत्री को शील्ड किया जाए और आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस पीएम हाउस बनाएंगे और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के गृह सचिव जेल से ऑर्डर लेंगे। इस तरह से देश चलेगा। और ये कल्पना ही मैं तो, मेरी पार्टी और मैं दोनों सिरे से खारिज करते हैं कि जो व्यक्ति बैठा है इसके बगैर इस देश का शासन नहीं चल सकता और इससे किसी का भी बहुमत पार्लियामेंट में या विधानसभा में प्रभावित नहीं होगा। एक सदस्य जाएगा, आपकी ही पार्टी के दूसरे साथी सरकार चलाएंगे और आप जब जमानत प्राप्त कर लोगे तो आप आकर फिर से शपथ कर सकते हो। इसमें आपत्ति क्या है? अमित शाह जी, आप बार बार जुडिशरी का हवाला देते हैं, लेकिन उस वक्त भी जस्टिस आफ्ताब आलम आपके घर आए थे आपसे सिग्नेचर लेने के लिए कि आप गुजरात से बाहर चले जाएंगे। ना, ऐसा नहीं हुआ है। आफ्ताब आलम साहब कभी मेरे घर पे न आए नहीं है, ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ी है। इन्होंने यहाँ रविवार के दिन स्पेशल कोर्ट बिठाकर मेरी बेल एप्लीकेशन को सुना और रिजेक्ट किया? ना, रिजेक्ट नहीं किया। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमित शाह गृह मंत्री रहे, वो साक्ष्य को प्रभावित कर। तो मेरी जो वकील थी, इन्होंने कहा कि आपको अगर ये भय है तो जब तक बेल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होता हमारे क्लाइंट गुजरात के बाहर रहेंगे। वो मैंने स्टेटमेंट किया है। 2 साल आप बाहर रहे? हाँ, 2 साल में बाहर रहा, निश्चित रूप से बाहर रहा, क्योंकि 2 साल भारत के इतिहास में कभी भी किसी की बेल एप्लीकेशन 2 साल नहीं चली है। आलम साहब की कृपा से मेरी बेल एप्लीकेशन 2 साल चली। ज्यादा से ज्यादा बेल एप्लीकेशन 11 दिन तक चली है। आपने उस वक्त पहले भी जिक्र किया था अडवाणी जी के ऊपर कि उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। जी, कहा था अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था। ढेर सारे हमारे कार्यकर्ता, मदन लाल खुराना वगैरह सारे, सभी ने दिया था कि जब तक, अरे अभी हेमंत सोरेन जी ने दिया था। ये तो एक नया संस्कृति आया अभी। विगत 2 साल पहले ऐसा केस ही नहीं था कोई। सभी लोगों पर आरोप लगते थे, सब लोग इस्तीफा दे देते थे, बरी होकर राजनीति शुरू करते थे। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं। और अगर इस तरह से इस समाज जीवन का, नैतिकता का स्तर आप राजनीति का और समाज जीवन का नीचे ले जा रहे हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। और अगर मैं अब पूछता हूं, आप मुझे पूछ रही हैं, तो लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो
मॉरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मॉरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने चाहिए। तो क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं आरजेडी के लिए? नहीं, मुझे कहने की कहाँ जरूरत है। उनके दो चीजों को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने तो आज पूछ लिया, आप इनका इंटरव्यू कर कर पूछ लो उनको। तो आपके जो एनडीए के जो पार्टीज हैं, क्या वो सब सहमत है इस जी सर, बिल को लेकर? सब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, सब सहमत है। सब आप पर इस मॉनसून सेशन में वो इतने आगे तो नहीं आए आपको डिफेंड करने के लिए, आप अकेले नजर आए। नहीं, आगे आने का मौका ही नहीं आया, बहस ही नहीं होने दी। जब जेपीसी होगी, जब बहस होगी और फिर पार्लियामेंट में बहस होगी तो सभी दल अपना अपना पक्ष रखेंगे। फिर आप पर पर्सनल अटैक हुआ, माइक हाथ में पकड़ा। देखिए, पार्लियामेंट किस तरह से चलनी चाहिए वो अकेला सत्ता पक्ष तय नहीं कर सकता। किसी भी बिल के लिए या संवैधानिक संशोधन के लिए स्वस्थ बहस का वातावरण अगर विपक्ष नहीं बनाता है तो देश की जनता देख रही है कि ये पद्धति ठीक है क्या। इस बिल पर जब तय था कि बिल अभी पारित नहीं होना है, जेपीसी में जाना है, मैंने बीच में ही खड़े होकर इसकी घोषणा कर दी थी, तो विपक्ष इस बिल पर अपना विचार रख सकता था या नहीं रख सकता, मुझे जवाब देना पड़ता। फिर तो बिल जाता जेपीसी में, उस दिन पास नहीं होना था। मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस बिल को सरकार ने तय किया है कि ये जेपीसी में जाएगा, दोनों सदन का जेपीसी बनेगा, 21 सदस्य लोकसभा के होंगे, 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे, 31 सदस्य प्रोरेटा सभी दलों से आएंगे। क्या ये बिल पास हो जाएगा? मुझे तो विश्वास है हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ही और विपक्ष में ही कई लोग ऐसे निकलेंगे जो मॉरलिटी का सपोर्ट करेंगे, मॉरल ग्राउंड को बनाए रखने के लिए सपोर्ट करेंगे। और फ्रेम है ये जेपीसी के अध्यक्ष जो बनेंगे उस पर निर्भर होगा। वो जब चर्चा समाप्त करेंगे तुरंत हम तो अगले सप्ताह में ले आएंगे। ऑपोजिशन कहती है कि जो पार्लियामेंट के अंदर सीआईएसएफ को लगाया गया है, इसकी वजह से लेजिटिमेट प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहे और वो फोर्सिबली लोगों को बाहर किया जाता है जब प्रोटेस्ट करते हैं तो वेल ऑफ द हाउस से। पहली एक बात की स्पष्टता आप समझ लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी फोर्स पार्लियामेंट की और गृह के अंदर सदन की सुरक्षा में वो स्पीकर के अधीन होती है। इसमें फोर्स का महत्व नहीं होता है। पहले भी दिल्ली पुलिस के जवान थे, अब सीआईएसएफ मार्शल्स थे ना पहले। तो वही मार्शल्स होते हैं, आज भी मार्शल्स ही है। वो जैसे ही संसद की सुरक्षा विंग में आते हैं वो सीआईएसएफ या दिल्ली पुलिस के जवान नहीं रहते, वो मार्शल माने जाते हैं और वो स्पीकर के तहत होते हैं। मार्शल सदन के अंदर तभी प्रवेश करते हैं जब स्पीकर उनको ऑर्डर करे। एक बात, ये जो बदलाव हुआ है वो एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। कुछ वामपंथी लोगों ने संसद के अंदर स्प्रे किया था, कलर स्प्रे किया था। उस वक्त लोकसभा स्पीकर ने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी में गृह सचिव भी थे, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल थे, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल थे और कई लोग थे। उन्होंने मिलकर ये तय किया कि किसी ने किसी एक सीएपीएफ में स्पेशल संसद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग किया हुआ एक दस्ता बनाया जाए, जो दस्ता संसद सभ्यों की गरिमा, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की गरिमा और संसद की सुरक्षा तीनों का समायोजन कर कर काम कर पाए। और तब यह तय हुआ कि सीआईएसएफ के अंदर पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल दस्ता बनाया जाएगा। जो पहले दिल्ली पुलिस के लोग मार्शल के रूप में आते थे, उसी तरह से मार्शल के रूप में सभापति और स्पीकर के अंतर्गत काम करेंगे। पर ये एक सेकंड, वो संसद की बाहरी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं और आंतरिक मार्शल का काम भी वो करते हैं, क्योंकि संसद के अंदर हथियार ले जाने की अनुमति किसी भी सुरक्षा कर्मी को नहीं है। पर ये पैरामिलिट्री हो जाता है ना ट्रेनिंग उनकी। दिल्ली पुलिस क्या होता है, वो भी पुलिस होता है, वो भी मेरे ही अंडर आता है। इनको बहाना चाहिए और वो एक प्रकार की भ्रांति जनता में खड़ी करना चाहते हैं
मगर वो निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे, क्योंकि जनता से सीधा इंटरेक्शन उनसे कई गुना ज़्यादा हमारा है। हम जनता से बात करते हैं, ऐसे ही आकर यहाँ नहीं बैठ गए हैं। मगर 3 चुनाव हारने के बाद मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है, वो सामान्य विचार विवेक जो होता है वो गवा बैठा है। पर वो राहुल गांधी कहते हैं कि लोगों के बीच तो वो जाते हैं, ट्रक ड्राइवर के बीच जाते हैं, खेतों में वो चाह रहे हैं, आप लोग तो नहीं जाते हैं। ऐसा है कि मैनेज कर कार्यक्रम करना और जनसंपर्क करना, दोनों के बीच में बड़ा फर्क है। जब बिल्स की बात हो रही है और पारदर्शिता की बात हो रही है, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन पर आऊंगी, पर उससे पहले पूछूंगी कि धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ था। उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर रेजिग्नेशन नहीं, के लिए? मुझे लगता है ANI ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। पर विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं, हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना चाहिए। जो एनडीए के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, कहा जाता है कि आपने उन्हें इसलिए पिक किया क्योंकि बीजेपी जो है अब तमिलनाडु में अपना खाता खोलना चाहती है, इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम पहले भी तमिलनाडु में साथियों के साथ चुनाव लड़े हैं। हमारी यहाँ बहुत सारी सीटें भी आई है, ऐसा नहीं है। कहीं से भी पिक करोगे तो ऐसे कारण बनाकर पूछा जाएगा। उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी दक्षिण से आना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि पूर्व से राष्ट्रपति थी, पश्चिम और उत्तर से प्रधानमंत्री जी थे, तो दक्षिण से आना बड़ा स्वाभाविक है। अब आए हैं, इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। श्री राधाकृष्णन जिनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, वो 2 बार संसद के सदस्य रहे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे, झारखंड के गवर्नर रहे, तेलंगाना के गवर्नर रहे, पांडिचेरी के गवर्नर रहे, मुंबई के गवर्नर है, और सार्वजनिक जीवन में एक साफ सुथरा उनका जीवन है और एक बेहद मैच्योर राजनीतिज्ञ है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनका चुना ये भी है कि वो आरएसएस के साथ उनका कनेक्शन है, इसीलिए ये तो ढेर सारे लोग, प्रधानमंत्री जी स्वयं का आरएसएस के साथ कनेक्शन है। धनखड़ जी का नहीं। अरे सुनिए ना, मेरा भी है। तो हम लोगों का चयन देश ने इसलिए किया है कि हम आरएसएस से। आरएसएस के साथ कनेक्शन होना कोई माइनस पॉइंट है क्या? आप बताइए। जरा भी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड थे, श्री अडवाणी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड थे, मोदी जी भी है, मैं भी हूँ, राधाकृष्णन जी भी है। और जो इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है, उनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने एक समय था जब उन्होंने नक्सल मेरे कहने से क्या होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है। सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था कि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। तो और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, वो स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए।
कि उन्होंने क्यों पिक किया? जी, मैं तो मानता हूं यही क्राइटेरिया रहा होगा। नक्सल को सपोर्ट करने के लिए? नहीं, वामपंथी विचारधारा, और ये जजमेंट से निश्चित रूप से नक्सल प्रोटेक्ट हुए हैं।